मैं एक थोड़ा सा इसी में थोड़ा जो मराठी में बोलते हैं हाथ बार लगाऊंगी, बताने के लिए कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। बहुत बहुत ही टाइम में ऐसे होता है कि ये मिस हो जाता है कि लेट में पेशेंट आते हैं और हमें उनको हेल्प करना नहीं, मतलब वो हमें नहीं जमता है क्योंकि बहुत लेट हुआ होता है। तो ये सब करने के लिए, जैसे आपने ये म्यूजिक सुना कि जो कान से सुन नहीं सकते, उनकी वाचा नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तो सबसे बड़ा एम इनके लिए और फैमिलीज के लिए ही होता है कि हम उनको ये कैसे समझाए। और ये बेसिक प्रोसीजर है, वो होती है जेनेटिक काउंसलिंग की। तो आपके मिशन के ध्यान में रखते हुए भी हमने कुछ जो स्लाइड्स डाली है कि जिसमें मैकेनिज्म समझाना, जो इसमें जो बताने वाली हूँ वो तो जो सुनने का जो मैकेनिज्म है, क्योंकि वो बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके जेनेटिक कॉजेस क्या है, क्योंकि ये हेरिटेबल है, ऐसे काफी लोग उसको मानते हैं, कुछ मानते नहीं है, और बहुत ही लेट हमारे पास पहुंच जाते हैं। फिर उसके ये प्रिवेंशन करने के लिए, दोबारा न हो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो भी हम देख लेंगे। और जो अर्ली डायग्नोसिस, सबसे पहले डायग्नोसिस जितना जल्दी करेंगे तो चाइल्ड जितना जल्दी बात करना सीखेगा, वो तो अपने सबसे बड़ा एम इसमें है। अभी इधर अचीवर्स सब दिखाए कि आपने, आपकी संस्था ने सबको इतनी मदद करके वेरियस एरियाज में जो जो होते हैं लाइफ के स्पेशलिटीज, जो उनको पहुंचाते हैं उनको, और फिर उनको चोटी के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखिए, हम लोग जो आवाज सुनते हैं आदि मानव के जमाने से, सबसे पहले क्या होता था कि भाई कान की आवाज से या वातावरण की जो चहल पहल रही, कि जो लैंडस्केप्स है या कोई वाटर साइंस है, एनिमल्स हो या ह्यूमंस, ये सब लोग की खाली आवाज की इससे जानते थे कि अपना जो प्रे कहाँ है, अपना भक्ष्य कहाँ है, या कहाँ पे पानी मिलेगा। और आप आश्चर्यचकित हो गए कि कान एक अपना डिस्क्रिमिनेट 4 लाख साउंड्स तक अपन ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के साउंड्स। और उससे ज्यादा अगर जो सुन भी नहीं पाएंगे उनको हम थोड़ी फार अगर मदद करेंगे, तो जो ह्यूमन की सबसे ज्यादा, ह्यूमन को हम क्या सोचते हैं, सबसे ऊपर प्राणी मात्रों में हम लोग ह्यूमन है, क्योंकि हम बात कर सकते हैं। तो ये लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है, वो भी हम उनको दे पाएंगे, ऐसे कोशिश हम लोग को हमेशा करनी चाहिए। तो ये अपने पास की जैसे ऑल इज नॉट डेड, अगर सुनाई नहीं देता है तो अभी हम आगे कुछ नहीं कर सकते। अपने पास ये इंस्पायरिंग फुटस्टेप्स वाले हेलन केलर सबको मालूम है। आज अपने हम हमारे घर में जो बत्तियां जलती है, थॉमस एडिसन का कंट्रीब्यूशन है, जो म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक कंपोजर है। सो बहुत ही लोग इसमें अपने जो हैंडीकैप है उसको साथ में लेते हुए वो आगे गए। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ये हमें क्या गलत हुआ है इधर, और हम ही को क्यों ऐसे हुआ। और फिर दूसरा दिन दे पूछते हैं कि भाई उनको हमें किस किस्म की हेल्प हमें मिल सकती है, हमारे फैमिली को आपसे क्या हेल्प मिल सकती है, क्या टेस्ट हमें करने पड़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये दोबारा होगा क्या, या तो मेरे बच्चों में या दूसरे हमारे फैमिली मेंबर्स में। और फिर उसके आगे तो क्या फ्यूचर क्या है वो तो जानने की, तो कि भाई इसमें कोई सी साइंस की तरक्की है, उसमें और कोई फ्यूचर हमारे लिए है क्या। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, क्या गलत हुआ है। तो ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो 3 इसके भाग होते हैं, एक तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतर कर्ण। तो बाह्य कर्ण जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका काम जो है कि उसका काम खाली साउंड वेव्स कलेक्ट करना, ये नलिका जो होती है वहां से वो अपने मिडल ईयर तक लेके आने का। सो मध्य कर्ण में जो ये होता है कि अपना ये मध्य कर्ण, उसमें एक किस्म का पर्दा होता है। अब हम सब लोगों को मालूम है, कान में कभी पानी गया, पड़ते में पानी आया तो हम सुन नहीं पाते। तो वहां तक उसकी वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस होने से साउंड का मैग्निफिकेशन होता है। तो उसमें छोटी छोटी ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद उसमें जो 3 हड्डियां रहती है, बहुत पतली सी खूबसूरत सी हड्डियां है, असल में दिखने में होती है, वो खाली ऐसे हिलती है और उसके वहां से वो साउंड पूरा इंटरनल ईयर तक लेके जाते हैं। और इंटरनल अंतरकर्ण जो है उसमें जो थोड़ा बहुत फ्लूइड रहता है, क्योंकि हर एक अपने जैसे स्किन में मॉइस्चर चाहिए, वैसे कान की मूवमेंट और वाइब्रेशंस के लिए भी कोई मॉइस्चर की जरूरत होती है, जिससे ये जो नसें होते हैं, छोटी छोटी नसें के जो एंड होते हैं, जिसको हेयर सेल्स बोलते हैं, तो ऑर्गन ऑफ कॉटी अपने कॉक्लिया में जो होते हैं, वहां तक साउंड अपन ले जा सकते हैं बाह्य वातावरण से। तो फिर उसके बाद में ये अपने मस्तिष्क की जो नशा जड़, जो अपनी नस जड़ती जुड़ती है, ऑडिटरी न होने तो बाकी का सब पैसेज अच्छा होगा, लेकिन ये नसें अगर निकामी हो, तो ये नस का एक काम है कि जो भी हमने सुना है, जो आवाज आया है, उसका इंटरप्रिटेशन हम वहां करते हैं।
उसी के साथ में एक जो ये कॉक्लियर नर्व के साथ में वेस्टिबुलर नर्व के एक नर्व होती है जो हमारा बैलेंस संभालती है, जो अपने छोटे मेंदु के साथ। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी को वर्टिगो की शिकायत हो, चक्कर आती हो, तो पहले हमेशा कान का तपास होता है, वो इसलिए कि ये नर्व वहां से जुड़ी हुई है। अगर आप ये कान का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, अगर कोई इंजीनियर इसको दोबारा बनाना पड़े, ये कॉम्प्लेक्स जो इक्विपमेंट है, तो उनको इतना कान का ये पूरा जो अंदर वेरियस फंक्शंस जो उसमें है, वो करने के लिए 1 इंच के इसमें उनको सब ये फिट करना पड़ेगा। आवाज वहां आना, वो एम्पलीफाई होना, उसका इंटरप्रिटेशन होना और क्लासिफिकेशन होगा। तो ये नेचर की बहुत बड़ी किमिया है। अभी साउंड लेवल जो होती है, बाद में अभी यहाँ दिखाया है, जो मेंदु दिखाया है, ब्रेन का हिस्सा, वहाँ जो कलर दिखा है, वहां पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है। क्योंकि इजा अगर उधर भी हो गई, तो आपने यहाँ साउंड होके, आपको अगर कोई जो बोलने सुनने वाला जो इंसान पहले से, वो भी अपना जो सुनने की कैपेसिटी वो खो देता है। अभी जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफिकेशन हम जब लिखते हैं तो इसमें ऐसे होता है कि जब अगर बड़ा डी डाला, तो जो प्रीलिंगुअली डेफ मतलब वाचा जो बच्चे को समझती है, हम लोग सब शब्द जो समझते हैं, वो 1 साल तक उनकी जो प्रीलिंगुअल जो भाषा होती है, आप देखते हैं कि छोटे बच्चे बहुत सारी भाषा बहुत जल्दी-जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि वो प्रीलिंगुअली उन्होंने सुनी है। लेकिन बड़े आदमी को अगर कोई भाषा सीखनी हो, तो बहुत मुश्किल जाता है। तो ये प्रीलिंगुअल जो डेफ होते हैं, वो उनको फिर जो बोलने की जो भाषा है, कि वो उससे साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखते हैं। और जो हम छोटा डी से जब भी हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो साउंड जो उनको जो आता है, तो सिर्फ साउंड आता है, बट उनको इसीलिए उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, वो नहीं जमने से उनको सब उनकी भाषा वो ओरल कम्युनिकेशन से ही वो देते हैं। तो इसीलिए जो आप लोग को तो ज्यादा मालूम है कि ये जो बातचीत करते हैं, कोई लिप मूवमेंट से करते हैं, कोई हाथ हाथ ये करके, या कोई हियरिंग एड से करते हैं। बाय एंड लार्ज हम लोग जो हियरिंग का कोई भी इम्पेयरमेंट हो, तो उसको हम लोग ऐसे डेफनेस बोलते हैं। बट दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द हियरिंग, different types of hearing deficiencies, or therefore a common term used is hearing impairment. हियरिंग का क्लासिफिकेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी पैदाइशी होता है, 80% जो लोग बच्चे सुन नहीं पाते हैं, उनको तो एट बर्थ ही उनको जो सुनने की कैपेसिटी खो बैठते हैं। तो दूसरा होता है, या उनमें तो नहीं, मतलब डेवलप ही नहीं हुई होती है। कभी कभी एक्वायर्ड, मतलब बाह्य बाह्य कोई कारणों से, जैसे इंजरी हो, कोई मतलब मार लगा हो, या कोई इन्फेक्शन हो, तो ये 20% तक होता है। अभी कोई होते हैं वो प्रोग्रेसिव होता है, कि आस्ते आस्ते बढ़ते जाता है। यूजुअली 10 साल की उम्र के बाद में जो हियरिंग डेफिशिएंसी आती है, तो उसको भी ये बढ़ने में जो थोड़े ये नॉन स्टेबल होते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर ये किस किस्म से आगे जाते हो, मैं आगे आगे कुछ स्लाइड से बताऊंगी। क्योंकि बहुत ही पेरेंट्स के ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि ये दोबारा होगा क्या, कब होगा। ये सब मैं आपके सवालों का जवाब जैसे जैसे स्लाइड जाते देखेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे, और नहीं हुए तो अपन उससे फिर से उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो नॉन प्रोग्रेसिव जो होता है, कि जो कभी बदलता नहीं, जो पैदाइशी जो अपन नहीं सुन पाए, वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये सिंड्रोमिक जो चीज है, वो ऐसे है कि उसी के साथ में कोई शरीर के जो कोई अपने सिस्टम्स है, जैसे हार्ट हो, ब्रेन हो, जैसे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हो, या किडनी के कोई विकार हो, उसके साथ में, या थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके साथ में भी जो हियरिंग डेफिशिएंसी होती है, वो सेकेंडरी होती है। प्राइमरी होता है उनका बॉडी सिस्टम का, वो 20% होते हैं। और जो नॉन सिंड्रोमिक जो जिसको हम बोलते हैं, कि जो जो आम लोगों में हमें दिखाई देता है कि 80% में, तो यहाँ पे कोई शरीर का इतर कोई अवयव या सिस्टम में कोई बिगाड़ नहीं होता है। दूसरा होता है कि जो जो स्पोरेडिक बोलते हैं, कि आइसोलेटेड। हम फैमिलियल और फैमिलियल, फैमिलियल हम किसको बोलते हैं, अगर एक इंसान फैमिली में सब सपोज 3 जनरेशन, जेनेटिक्स में हमेशा 3 जनरेशन की स्टडी होती है, तो वो देखते हैं, तो जो फैमिलियल होता है, तो एक से ज्यादा कोई इंसान को अगर हियरिंग डेफिशिएंसी है, तो उसको फैमिलियल की कैटेगरी में हो जाता है। फिर दूसरा होता है, जब जैसे आपने देखा कि बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण, सो ये कंडक्टिव होता है, आउटर और मिडिल ईयर। और सेंसरी न्यूरल वगैरह जो होता है, वो जो बताया मैंने, इनर ईयर के इसमें होता है। और जो पोस्टलिंगुअल होता है, वो अपने भाषा पूरी जानकारी अपने को मिलती है। जैसे 10 साल की उम्र का अगर बच्चा आस्ते आस्ते स्कूल में उसको नहीं कम कम मिलता है, सुनने को कम मिलता है, फिर स्कूल जाने का वो कंटाला करना लगता है। लेकिन उनको क्या होता है कि जो जो पोस्ट लिंगुअल वाले हैं, वो लोग तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भाषा पूरी जानकारी, या उनको भाषा में थोड़ी बार कमांड आती है।
प्रीलिंगुअल में ऐसे होता है कि भाई उसको आगे सुना ही नहीं दिया है, तो उनकी बोलने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं के बराबर होती है। अभी एक कंडक्टिव अभी हमने बोला देखा कैसे, सेंसरी न्यूरल हमने देखा, जो इसमें मिक्स टाइप भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेंट्रल, मतलब आपके कान के जो भी सब हिस्से वो नॉर्मल हो, लेकिन वो ब्रेन में कोई या ब्रेन की नस जो ज्वाइन होती है उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो वो बहुत सारी बीमारियां, ट्यूमर्स इस वजह से भी हो सकती है। लेकिन उसमें फिर डायरेक्टली कान का जो स्ट्रक्चर है उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। तो पेशेंट आते हैं तो पूछते हैं कि हमें ही क्यों ऐसे हुआ, क्यों हमारी फैमिली में क्यों हुआ। तो ये फैक्ट्स होते हैं। आपको ये अचरज होगा जान के कि 90% जो बच्चे होते हैं उनमें जो डेफनेस आता है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब दे आर मतलब सुनने वाले होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी पहले कभी नहीं होगी। सो 90% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डेफनेस जो है वो हियरिंग पेरेंट्स को उनके उनको ऐसे पैदा होते, ऐसे बच्चे पैदा होते। कपल शुड कम, जो तो कपल ने कब आना चाहिए ये भी एक क्वेश्चन था कि शादी के पहले, अगर शादी मतलब फैमिली में एक कोई हो बच्चा आपके पास, तो तभी उसके आगे के फ्यूचर के लिए भी आपको शादी के पहले या जो प्रेगनेंसी रहने के पहले ही आपकी जानकारी लेनी पड़ती है कि किस किस्म से ये हुआ है, कौन से जीन्स का डिफेक्ट है, तो आगे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। अभी हियरिंग डिफेक्ट में कभी कभी मेंटल डिफिशिएंसी, जैसे मैंने सिंड्रोमिक बोला, ऐसे हंसता है, कोई सीरियस डिफेक्ट रहते हैं। फिर अभी हम क्या इसमें देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री, चाइल्डहुड डेफनेस है क्या, पेरेंट में, रिश्तेदारी में शादी एक बहुत बड़ा ये है कि जिसके वजह से डिफेक्ट्स बच्चों में आ सकते हैं। तो आप जो उसमें वो रिलेटिव्स में, फैमिलीज में भी अभी जा सकता है। तो दूसरा होता है कि ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन, जे अमाइनो ग्लाइकोसाइड करके जो मेडिसिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में ये आता है। तो उसकी जो ज्यादा इस्तेमाल होने से वो, या कभी कभी सडनली एलर्जी की तरह ही ये दवा लेने से उनका जो हियरिंग कैपेसिटी वो चली जाती है। और बाकी के जो मदर के कोई इन्फेक्शन हो, रूबेला, साइटोमेगैलो वायरस, आजकल तो हर बच्चों को या मतलब यंगर जनरेशन को भी मीजल, मम, रुबेला का एमएमआर का वैक्सीन देते हैं। तो ये भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है कि रुबेला या सीएमवी इन्फेक्शन तो अपने को नहीं है, क्योंकि अगर कभी वैक्सीन की अगर पावर कम हुई हो, कोई भी वैक्सीन ऐसे हो सकता है। तो रुबेला इज नोन कि भाई कान की जो सुनने की कैपेसिटी या हार्ट का होता है, तो हर एक लेडीज को तो मैं सलाह दूंगी कि आपको रुबेला का और सीएमवी वगैरह का जो इन्फेक्शन है वो आपको चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हो तो आप फिर इम्यूनाइजेशन ले सकते हैं। फिर इमेच्योरिटी, बर्थ के टाइम में ऑक्सीजन बराबर न मिलना, वजन कम होना, जॉन्डिस, फिर वो मम्स बोलते हैं मराठी में, गालगुंड बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, मीजल्स। फिर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच नहीं पाए बच्चे, क्योंकि देहात में अगर रहते तो उनको पहुंचने को बहुत टाइम लगता है। तो उनमें जो जो कोई बाह्य वातावरण से या जो दवा दी उससे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हमने जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्यों होता है, फिर होगा कि नहीं, ये सबके जवाब इसी में हम लोग हिस्ट्री लेते तब होता है। अभी जब साइंस जो होते हैं उसके साथ, वो मैं सिंड्रोम में आपको आगे आगे बताऊंगी। और पेरेंट का कंसर्न जो हमेशा होता है कि कोई कोई लोगों को ऐसे होता है कि भाई हमारे बाजू वाले में ऐसा बच्चा पैदा है हुआ है तो हमें होगा क्या ऐसे। तो फिर उनके वो भी हमारे यहाँ जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आते हैं राय लेने के लिए। बेसिक जेनेटिक मटेरियल इधर दिखाया गया है। ये अपने 23 गुणसूत्र शरीर में है, रहते हैं हर पेशी में। और ये गुणसूत्र ऐसे पैर में रहते हैं, एक अपने माँ से आता है, एक पिताजी से आता है। और लेडीज में एक्स एक्स होता है, जेंट्स में एक्स वाई होता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर में कोई नंबर ज्यादा हो, स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो, तो कोई सिंड्रोमिक किस्म के जो बीमारियां होती है हियरिंग की वो हो सकती है। और ये जो होते हैं ये बैठते हैं अपने पेशी के अंदर, जो जिसको न्यूक्लियस में केंद्र बिंदु बोलते हैं, वहां पे वो रहते हैं। अच्छे स्प्रिंग के जैसे वो कॉम्पैक्ट रहते हैं। और ये अपना डीएनए वर्ड आजकल सब लोगों को मालूम होता है। तो ये इसी के ऊपर जो आड़े आड़े अपने को बाहर देख रहे हैं, वो इसे अपनी जो जेनेटिक की जो भाषा है उसके 4 ही अल्फाबेट्स है, ATGC। और जैसे हम लोग शब्द बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट से उससे शब्द बनते हैं, तो ऐसे जो शब्द बनते हैं अलग कॉम्बिनेशन से, यहाँ सिर्फ 4 जो जो बेसिस होते हैं, उस हिसाब से अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट उसके हिस्से होते हैं। या कोई 2 से बनेगा, कोई 3, इतना बड़ा इधर दिखा है जीन, उसी से कोई जीन होगा। और इसके ऊपर लाखों जो जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उसके ऊपर वो अलग अलग किस्म से रजिस्टर किए हुए रहते हैं।
तो बाद में अगर अपन देखेंगे कि ये जब शादी होती है तो माँ बाप के या कोई भी माँ बाप के बच्चे जो होते हैं कि मोल्ड में निकले ऐसे नहीं होते हैं ना। तो जब उनके जीन्स शरीर में आधे आधे डिवाइड होते हैं तो जब बच्चों में जाएंगे तो पूरा 46, तो 23 पेरेंट्स आते हैं और फिर ये पूरा अपना 46 का ये तैयार होता है। उसमें अगर जाने में कभी गलती हुई, कम या ज्यादा गया तो डिफेक्ट आता है। बट इसमें क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ जीन्स होता है। तो इसीलिए अगर हम एक जन होते हैं तो सपोज एक इंसान, हम लोग कम से कम 3 पीढ़ियों के जीन्स का सब ये मिक्स एंड मैच जो कोई होता है वो होके हमारे जीन्स ऐसे अलग अलग तरह से हमारे बॉडी में मिक्स किए हुए थे। तो ये जो हमको हिस्ट्री लेनी पड़ती है, पेशेंट की जानकारी 3 पीढ़ियों की लेनी पड़ती है। अगर हम इसको लिखने जाए तो कितने पन्ने लिखने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो दिखा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, शादी होती है उसको हम लोग बायोलॉजिकल, जो बच्चे होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल होते हैं, और जब शादी होती है तो वो लीगल रिलेशनशिप। तो लीगल और बायोलॉजिकल रिलेशनशिप और सिंबल्स यूज करके ये इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन आया था कि कौन से किधर रिलेटिव्स के साथ में शादी करने के बाद, या ऐसे क्यों फैमिलीज में कभी ऐसे होता है कि सिर्फ लड़कों में ही होता है, या कोई फैमिली में 4-5 मेंबर सीधा भाई बहन में होता है, किसी किसी के वर्टिकल जाता है कि पेरेंट्स के हो तो बच्चों में आता है। तो जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं। वो जीन इतना पावरफुल होता है कि सिंगल डोज में भी आगे जाके बच्चों में वो आ सकता है, स्त्री या बच्चा, लड़का हो या लड़की। और दूसरा जो होता है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। ये दोनों में फर्क इतना है कि ये सिंगल डोज में जाता है और कभी कभी जैसे इधर रिड्यूस पेनिट्रेंस करके लास्ट में वर्ड लिखा है, मतलब वो कैरियर होते हैं लेकिन उनको तो वो मतलब हियरिंग उनकी काफी ठीक रहती है। जैसे कितने सारे लोग होंगे कि जिनको एक कान से कम सुनाई देता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि अपने में कोई माइनर हियर डेफिशिएंसी हो। तो हमें पेरेंट्स का भी ऑडियोमेट्री वगैरह करके सब देखना पड़ता है। रिसेसिव में जो होता है ज्यादा करके प्रीलिंगुअल, जो मैंने बताया बात करना सीखने से पहले, तो ये जो होता है वो उसमें ये रिसेसिव मतलब इसका इफेक्ट सिंगल डोज में माइल्डर होता है। लेकिन ये दो जो अगर पेरेंट्स में अगर ऐसा जीन हो तो वो अफेक्टेड नहीं होते। लेकिन अगर ये बच्चों में दोनों का उनका ये डार्क जैसे कंपोनेंट गया तो बच्चा अफेक्टेड होगा। लाइट वाला अगर गया और दूसरे का डार्क गया तो कैरियर होगा। तो इनको ये कैरियर को भी वही टाइम में अपन जांच करके शादी करने के टाइम में कि भाई एक कैरियर का दूसरी कैरियर से शादी न हो। और ये जीन्स इतने प्रकार के होते हैं कि ऐसे कोई ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये ट्यूबरक्यूलोसिस का ये जीन है, या मलेरिया का ये ट्यूबरक्यूलोसिस का ये इन्फेक्टिव एजेंट है, या मलेरिया का ये है। यहाँ पे अनेक किस्म के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। और उनका अगर नॉर्मल नॉर्मल गया तो उनको नॉर्मल बच्चा होता है। रिश्तेदारी की शादी हो तो सबसे ज्यादा ऐसे होता है कि जो अपन आगे आगे जाएंगे तो हर एक इंसान में जो एबनॉर्मल जीन रहते हैं, हर एक में रहते हैं 4, 8, 10। लेकिन रिश्तेदारी की शादी में हो या ऐसे कोई रिश्ते हो, वो तकदीर से या तो फिर अपन फैमिली में जो है उसी को डबल डोज में जाने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि फैमिली शेयर्स कॉमन जीन। कोई रहते हैं वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, मतलब स्त्रियां उनकी वाहक रहती है और वो लड़कों में सिर्फ जाता है। और लड़कियां जो होती है वो लड़कियां कैरियर होती है, वो अपने मेल चाइल्ड को देते हैं। क्योंकि स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वो 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक, जो जैसे मैंने पहले बताया, एक जो होता है वो दूसरे को बैलेंस करता है। और मेल्स में अगर एक्स और वाई हो तो फिर वाई क्रोमोसोम जो है और उनका एक्स क्रोमोसोम माँ के तरफ के जो डिफेक्टिव वाला वो आया तो उनके पास वो बैलेंस करने को नहीं रहने से उनमें होते। डोमिनेंट में ऑफकोर्स लड़कियां कैरियर होती है, लड़कियां अफेक्टेड होती है, लेकिन मेल में वो बहुत सीरियस होता है। एक और दूसरा होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। तो इनका परसेंटेज हमने देख लिया है कि रिसेसिव का, डोमिनेंट का, इसका डोमिनेंट का सपोज रिसेसिव का जो देखा है सबसे ज्यादा 80% होता है, 19% डोमिनेंट एक्स लिंक, 20% होता है एक्स लिंक वगैरह जो होते हैं वो 1% होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब शरीर में अपने को ऊर्जा देने वाले जो छोटे छोटे जो जिसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं वो रहते हैं, वो स्त्रियों के साइटोप्लाज्म में रहते हैं। पेशी का जो बाजू का जल होता है उनसे वो आगे जाते हैं। तो फिर हमें हेल्प क्या मिलेगी? इतना तो सब जेनेटिक्स बताया कैसे जाता है, लेकिन मदद तो कैसे करेगी ये तो हम कुछ ध्यान में भी नहीं रख पाएंगे आपने जो बताया। तो ये ध्यान में रखना है सबको कि 3 पीढ़ी की आपकी पूरी जो जानकारी हो आपको खुद को लेके हमें बतानी पड़ती है। सबसे पहले ये है। फिर हम जेनेटिक काउंसलिंग की क्यों बोलते हैं, सबसे पहले आप किससे राय लेना चाहेंगे कि ये जो होता है, जो मेडिकल जेनेटिक्स वाले लोग होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन मेडिकल जेनेटिक्स हो,
वो और स्पेशली क्वालिफाइड नॉन मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं जेनेटिक काउंसलर, उन्हीं से ही राय लेनी चाहिए। फिर प्री टेस्ट सेशन एक होता है कि जहाँ पे पेशेंट की, जब मैंने बताई हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री और दूसरे कोई बीमारियां हो, फिर हम लोग टेस्ट की एफिकेसी क्या है, सेफ्टी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, ये सब बताते हैं। और फिर आपको जो काउंसलिंग देके अप्रोप्रिएट टेस्ट सजेस्ट करके आपको बताते हैं। ये हमेशा नॉन डायरेक्टिव रहेगा, हम कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि टेस्ट करो। तो आपको ये सब सुन के और सोच के फिर उसकी राय लेनी पड़ती है। उसके बाद में हम आपसे एक कंसेंट लेते हैं, आपको देना पड़ता है कि हमें कुछ समझाया है, समझ गया है, हम टेस्ट करने को राजी है या हम सोच रहे हैं, जो भी आपका जो ये है। मैं एक छोटी सी एक सलाह देना चाहती हूँ। काफी पेशेंट जब आते हैं ना तो हमेशा बोलते हैं, अच्छा हम हमारे मम्मी डैडी को पूछ के ना फिर बताएंगे क्या करना है। तो मैं इसे चाहती हूँ कि बच्चे आपको बड़े करने हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज लेटेस्ट से ज्यादा मालूम होता है, तो ये राय आपके तरफ से ज्यादा आनी चाहिए। ये सब पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब रिजल्ट मिलने के बाद भी ऐसे रिजल्ट, जैसे पैथोलॉजी का रिजल्ट, बहुत सारे पैथोलॉजी लैब इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपके डॉक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स के रिपोर्ट है इंटरप्रेट करना भी डिफिकल्ट होता है। तो जिसमें आपको राइटिंग में राय मिलती है, लेकिन इसमें बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जो है वो हम देते हैं कि जे जे क्या क्या आगे, ये आगे होने की क्या चांसेस है, अगर जो आगे बढ़ने की क्या चांसेस है, या आपके दूसरे बच्चे में या फैमिली भाई या बहन में भी क्या है, और उसकी जो कोई मैनेजमेंट अगर होगी तो फिर वो मैनेजमेंट की, वो मैनेजमेंट का पूरा प्लान होता है। तो फिर जो सबसे पहले क्या होता है कि ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का टाइप हम डिफाइन करके उसके बाद में आपको पूरा देंगे। और ये बहुत एम्पैथेटिक मैनर के साथ आपको पूरा सपोर्ट देके हम करें। और पेशेंट एंड फैमिली जो होती है, ये इन्फॉर्म्ड हेल्थ केयर डिसीजन, ये just दिखने के इसको हम आगे जाएंगे कि इतने सारे जो क्रोमोसोम्स आपको दिखाए, जो हमारे मेन जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, देखिए ये सब ये हियरिंग डेफिशिएंसी के इतने जीन है। तो कोई बोलेगा हमारी हिस्ट्री ऐसी है, हमने ये टेस्ट किए हैं, तो बताओ कि अभी हमें हमारे पीढ़ी में आगे जाएगा। तो उसका जवाब है कि नहीं, उसका पूरा जेनेटिक टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली चांस लेंगे तो फिर उसको इरिवर्सेबल सब एक्शन हो जाती है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ कि 2003 में, कि हमारे मनुष्य मनुष्य के पूरे जो जीन्स, प्राणियों की भी किए हैं, कि हमारी जो जनुक है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज नोन टू गॉड इज नोन टू अस नाउ। जो भगवान जानता था हमारे बारे में, वो सब हम ही जानते हैं आफ्टर दैट जीनोम प्रोजेक्ट में से। मतलब ये हमारी जनकीय कुंडली अभी हम मान सकते हैं, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके जो टेक्नोलॉजी आई है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, तो इससे हम लोग बहुत सारे ये जेनेटिक के जो वेरिएंट्स होते हैं और जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो अभी मैंने बताया हियरिंग लॉस के, वो बता सकते हैं। फिर अगर ये कुछ सिंड्रोमिक मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम अगर हो, आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 है, तो इनमें हो भी सकता है हियरिंग डेफिशिएंसी या नहीं, या अलग अलग सिंड्रोम्स के नाम दिए हैं। जो 25% रिस्क में जाएगा रिसेसिव, ये 50% में जाएगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव जैसे अशर आपने देखा होगा, ब्लैक मूवी, तो ये सब जो होता है उसमें और इनका जो होता है ना ब्लाइंडनेस, वो स्लोली आगे बढ़ते जाता है। तो इसीलिए उनका जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उनका जो रात रात को रातांधड़ा जो बोलते हैं, रात को नहीं दिखाना, वहां से वो चालू होता है। अगर ऐसे हुआ तो किसी भी तरह की जो ये बीमारी, अगर आँख की भी समझ दिखाई देती है और बच्चा थोड़ा सुन भी सहता है, तो उसका कोरिलेशन हियरिंग क्या है क्या, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी पड़ता है। कभी कभी ये जैसे पेनड्रेड है, उसमें होता है कि गले में थायराइड की जो बीमारी होती है, हर थायराइड में बेड्रेड सिंड्रोम नहीं होता है, या अलग किस्म का की बीमारी है, मतलब रोग है ऐसे बोल सकते हैं। फिर दूसरा एक होता है कि जो ट्रिचर कोली, टेढ़ी टेढ़ी ऐसी गर्दन हो और थोड़ा सा दिखने में भी फेस ऐसे अच्छा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा दिखते हो, वो तो हम लोग डॉक्टर लोग तो उसका पॉइंट वाइज लिखेंगे कि कौन से हड्डी में है, कौन से इसमें है, तालू में छेद है क्या, कान का जो बाहर का कर्ण है, कर्ण नलिका है, उसमें कोई ब्लॉक है क्या, तो ये सब लिखना हमें जरूरी होता है। अब ये देखो, ये जो सिंड्रोम है अल्पॉट, इसमें किडनी की बीमारी रहती है मेन, बट उसके वजह से उसमें ये अल्पॉट नाम का सिंड्रोम, तो उसके वजह से उनको हियरिंग डेफिशिएंसी आती है। अभी ये देखिए, अगर ये कोई आएगा तो बोला अच्छा ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, कि खाली लेडीज कैरियर है, जेंट्स को होगा, बॉयज को। तो इसके 3 प्रकार के इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं। तो कोई कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी ये बताना
बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हम आपकी कोई जो कान का डिफेक्ट जीन्स का हमने बताया, तो उसके बीमारी का इलाज हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा काम होता है आपको जीन्स दिखा के फिर आगे ये बताने का। फिर दूसरी एक न्यूरोफाइब्रोमेट्रिसिस है। इसमें देखिए ये स्लाइड जो पहले वाले आपने अगर किसी ने नोट की हुई, हमने खाली एक दो ही जनरेशन दिखाए। अभी ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें दिखाई मतलब रिश्तेदारी में शादी, हमारे ये सिंबॉलिक जो है। तो रिश्तेदारी में जैसे पहले बताया कि कॉमन जीन शेयर होने के चांसेस रहते हैं और रिस्क बहुत ही होता है। सबसे कॉमन अभी आप देखेंगे तो इसको नॉन सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस जो बोलते हैं, इसमें सिंड्रोम नहीं है। 63 मिलियन इंडिया में ऐसे लोग होते हैं और बाकी हर एक देशों में उसका परसेंटेज भी वेरी होता है। सी हर टाइम जैसे हमने जो ये गाना ये अभी बजाया, तो जो उसमें बताया उसमें नॉन सिंड्रोमिक, क्योंकि वो जानने में आप लेट करते हो तो आप बात नहीं कर पाते, इसीलिए डेफ एंड डम टर्मिनोलॉजी इज एब्सोल्युटली आउटडेटेड। डेफ पीपल आर नॉट डम प्रोवाइडेड यू स्टार्ट डिटेक्टिंग इट अर्ली एंड गिविंग देम द लैंग्वेज। तो इसका वेरिएशन भी होता है, जैसे महाराष्ट्र में 15% हो, केरला में जहाँ जहाँ रिश्तेदारी में शादी करने का रिवाज उसमें ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरा है कि ये इधर आप देखिए कि आधे कॉजेस तो ऐसे ही अपन शादी करना नहीं करना, छोटी कम्युनिटी करना, इसी हिसाब से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब टेस्ट कौन से, जब पेशेंट आता है तो वो पूछता है कि भाई अभी टेस्ट तो क्या अवेलेबल है, क्या ये टेस्ट बहुत महंगी होगी, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक मेरा ये टेस्ट के बारे में आऊंगी तो आपको आगे बताऊंगी कि सब लोग पहले कॉस्ट पूछते हैं क्या है। आजकल मैं हर एक पेशेंट को काउंसलिंग के आते बोलती हूँ आपके घर में कितने मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन की कॉस्ट कितनी, अगर आपका टेस्ट का 50,000 भी समझो होता है ये सब टेस्ट करके, तो भी तो हर 4 साल के बाद आपके फोन घर के 4 बदली हो जाएंगे या एक या दो। तो ये जीन्स जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग और आपके अगले पीढ़ियों के लिए भी वही रिजल्ट काम में आता है कि ये जो जीन है वो इनहेरिट होगा आगे। तो ये इसमें कॉस्ट देख के और आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो बोले, तो ये इतना अच्छा ये है उदाहरण, ये सब लोग आप मान जाएंगे कि आपने भले 10,000 करो 50,000 करो, लेकिन आपका ये जो कॉस्ट जो होगी वो पूरे लाइफ के लिए और फैमिली के लिए। तो ये हिस्ट्री का बताया, फिजिकल एग्जामिनेशन का बताया। ऑडियोमेट्री में हम बोलते हैं कि सिर्फ पेशेंट, जैसे मैंने पहला बताया कि सिर्फ पेशेंट की ऑडियोमेट्री करके नहीं, क्योंकि पेरेंट में अगर हल्का सा मामूली सा अगर हियरिंग लॉस हो तो फिर आपको वो उनमें वो पता भी नहीं चलेगा और जान लेना बहुत जरूरी है। फिर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी को प्रेगनेंसी में वो जानना है तो वो ही जो खतरनाक बीमारियां होती है दूसरी, जिसमें बच्चे में इतना डिफेक्ट आ सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग जब जैसे होते हैं या उनकी लाइफ एकदम मतलब अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते वो, उनके लिए, अदरवाइज नॉर्मल हियरिंग के लिए नहीं है। कॉकलियर इम्प्लांट तो आपको मालूम है कि कितना महंगा होता है, लेकिन अगर वो टाइमली अगर हम लोग सब उसका इस्तेमाल करें तो उसका बहुत ही फायदा होता है। और हर जगह में आपको ये समझेगा कि जब आप इम्प्लांट भी जब लेते हो करते हो, तो भी अगर आपका कोई जेनेटिक एक किस्म की डेफिशिएंसी हो तो आपका इम्प्लांट इतना अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ऐसे है कि सम स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन का मैंने बताया कि साउंड इंफॉर्मेशन भी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, क्योंकि जीन ही डेफिशिएंट है तो उतना आपका इम्प्लांट काम नहीं करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में बाकी सब पूरा नाक कान घसा वगैरह जो होते हैं, तो फिर उसके जो जो होती है वो इवेल्युएशन होती है कि कोई दूसरे कोई डिफेक्ट्स है क्या। तो जैसे पेंडेड मैंने बताया, इवन बॉडी में डार्क पिगमेंटेशन हो या लाइट पिगमेंटेशन हो, जैसे वार्डनबर्ग सिंड्रोम में एक आंख काला रहता है, एक लाख आंख होगा तो फिर वो ब्राउन होगा, मतलब ये पिगमेंट्स के डिफेक्ट होते हैं। अपने बाल जो होते हैं तो समझो आपके फोरहेड के मिडल में से कैसे पूरा बैंड वाइट जाएगा, जैसे स्पॉट डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। अभी केस रिलेटेड टेस्ट जो होंगे वो ऑफ कोर्स ऑफ्थेल्मोलॉजी, क्योंकि सिंड्रोमिक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक, यूरिन एनालिसिस जो अल्पॉट किडनी का जो होता है, फिर इन्फेक्शन का मैंने आपको बताया, फिर कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, अपना मेस्टर्ड बोन आपको मालूम होगा जो कान के पीछे ऐसे एकदम बड़ी हड्डी रहती है और उसके ऊपर एक टेम्पोरल बोन जहाँ पे अपने कान की मशीनरी बैठी रहती है, मतलब नस उधर जाके बैठती है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर टेस्ट में जो होते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन पैनल्स होते हैं। सो यू कैनॉट जस्ट गो बाय सेइंग कि मेरी ये एक दो करो, मेरे रिश्तेदारी में ये जो है उनको मतलब खून का रिश्ता है उनमें ये जीन डिफेक्ट आया है, क्योंकि आप में या आपके बच्चों में और कोई दो चार जीन अलग से आए होंगे तो ये फिर कोई काम का नहीं होगा।
अभी सिंड्रोम एनालिसिस का मैंने बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विल इट हैपन अगेन? तो ये जो होता है विल इट हैपन अगेन, तो पेशेंट आने के बाद में ये बहुत एक बढ़िया सा हमें चार्ट मिला है, ये रेफरेंस नीचे दिया है। क्योंकि पेशेंट आके क्या बोलते हैं कि हमें जो टेबुलर फॉर्म में, तो इधर ये GJB2 SLC वगैरह ये सब जीन लिखे हैं ना, ये अलग अलग किस्म के जीन्स देखते हैं, ये इन्फेक्शन के वजह से। तो इतना पूरा इवेल्युएशन के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि आपके फैमिली में या आपको या आपके बच्चे को ये होने का कितना चांस है। थियोरेटिकल कोई फायदा नहीं ना, हमें तो प्रैक्टिकल ही चाहिए। तो पेशेंट्स कैसे आते हैं, हियरिंग टू हियरिंग दोनों में डेफिशिएंसी, पर जीन अलग हो गई तो उनको कुछ नहीं होगा, अच्छे बच्चे नहीं होंगे। कोई पूरा जो सुनने को जिसको नहीं आता है और वो हियरिंग वाला नहीं, या दोनों दोनों में अगर दोनों पेरेंट्स डेफ हो, या फिर इनफर्टिलिटी में बहुत होता है कि कोई कोई केसेस में कि बच्चे प्लान करते हैं लेकिन मतलब हियरिंग डेफिशिएंसी वाले, और बच्चा नहीं होता है तो वो सोचते हैं फिर हम लोग डोनर लेंगे, IVF करेंगे। तो उनकी हिस्ट्री खुद की अगर डेफनेस की हो तो उनको उसकी भी जांच करनी जरूरी है कि हम डोनर ले रहे हैं, वो भी कोई हमारा कॉमन डिफेक्टिव जीन न निकले। नाउ विल इट हैपन अगेन? तो विल इट हैपन अगेन अगेन और इस रिलेटेड स्टडीज हमने देखे थे। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है जो आई थिंक वी कनेक्ट इज ऑल्सो ऑफरिंग एंड हियरिंग इवेल्युएशन वगैरह जो करते हैं। तो ये अगर जल्दी बच्चा पैदा होके ही हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी से हम लोग आगे की उनकी स्पीच जो है डेवलप होने में मदद करेंगे। दूसरा, इसी के साथ में एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है कि यही टाइम में बच्चा पैदा होने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में ये कंपलसरी टेस्ट है कि एक जो हील का जो एक छोटा प्रिक करेंगे, उससे जो ब्लड स्पॉट आता है, लेते हैं फिल्टर पेपर पे, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर होती है वो हम इससे जान जान पाते हैं। तो सिर्फ हियरिंग नहीं, हार्ट की हो सकती है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी कभी कभी हियरिंग डिफिशियंसी ये सब ट्रीटेबल होती है। तो ये बहुत जरूरी है। अभी ये दो मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। एक जो है ये वार्डनबर्ग सिंड्रोम। अभी ये जो एरो दिखाया है, लेडी हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि मेरा एक बच्चा डिलेड माइलस्टोन वाला है और उसको हियरिंग डेफिशिएंसी है। तो उनका प्राइमरी कॉज माइलस्टोन था, पर हियरिंग डेफिशिएंसी। और ये ऐसे था कि डोमिनेंट होने की वजह से, यहाँ देखो इसका जीन टेस्ट का रिपोर्ट ऐसे आया है, तो ये डोमिनेंट होने की वजह से उनके फैमिली में बहुत सारे मेंबर अफेक्टेड थे, हर एक का सिम्टम डिफरेंट था। तो उनको ऐसे लगा कि मुझे अगला बच्चा नहीं चाहिए, या तो मैं मेरे बच्चे का जो है पेट के बच्चे का टेस्ट करूं। इसे पेट के बच्चे का टेस्ट करना जायज है क्योंकि बच्चा डिलेड माइलस्टोन वाला होता है। जब उसको पता चला कि उनके फैमिली में ये बच्चे को है, जीन कॉमन है, उसने बताया मैं मेरे हस्बैंड को बताऊंगी कि हम स्पर्म डोनेशन लेंगे, या अगर डोनर लेंगे तो उसकी पूरी जांच करके लेंगे। दूसरा एक देखो, ये भी ये केस आई थी, वो उसके फैमिली में आप देखेंगे किधर भी वो जुड़ी हुई नहीं है किसी से। जो एरो है वो जो उनके शादी हुई थी उसके इतने सारे फैमिली मेंबर में हियरिंग डेफिशिएंसी थी। तो इतने सारे तरह तरह के जीन्स उनके फैमिली में ये मिले। अब ये लेडी का जो था उसका अलग ही किस्म का ये जीन था। तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ का जीन जो थे वो अलग थे। तो इसीलिए उसके साथ मुझे उसकी वरी थी कि मैं ये इसमें शादी करूँ तो हमें तो जरूर बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि कितने लोगों को है तो हम क्या करें। तो उसका एनालिसिस किया, वो कैरियर नहीं थी, तो उनको कोई डेफिनेटली बच्चे होने की कोई ऐसे चांस नहीं। फिर व्हाट इज द फ्यूचर, मैंने अभी बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ है, जो अलग अलग किस्म के हम लोग डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स देख सकते हैं। तो ये रे ऑफ होप है। तो कंसल्ट सबसे पहले कि आपकी जो अगर प्रॉब्लम है उसकी जो डॉक्टरी जो जांच करनी है, और उसको जो हियरिंग एड देना या इम्प्लांट डालना, ये सब आपको ENT स्पेशलिस्ट से अच्छी तरह से जान लेना है। तो ये कॉमनली जेनेटिक एबनॉर्मलिटी से जो होता है, तो जैसे पहले बताया कि वो कॉकलियर इम्प्लांट के पहले भी वो देखना जरूरी होता है। अलग अलग किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं, तो नीचे पेशियों तक पहुंच के हम लोग जो अभी ट्रीटमेंट कर सके, अपने को क्या चाहिए कि सब बच्चा पैदा हो। तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या है कि आप मानेंगे ये सब एक्सपेरिमेंट होते हैं वो माइस में होते हैं, मतलब एक किस्म के चूहे। तो उसकी जो ईयर की डेवलपमेंट हमारी बहुत सिमिलर होती है। तो उसके जो अपन अगर जो लेडी प्रेग्नेंट हो और उसमें अपने को मालूम है कि फैमिली में ये जीन है जाने की पॉसिबिलिटी है, तो जो गर्भ जो रहेगा, जो गर्भ के पहले 12 हफ्ते तक गर्भ पूरा डेवलपमेंट होती है, उसके पूरे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, आगे उनकी साइज और थोड़ी फंक्शनैलिटी है वो बढ़ती जाती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेग्नेंट लेडी को अगर जेनेटिक ये मालूम है तो वो वही ट्रीटमेंट देने का अभी ये जो है
तो इंडक्शन ऑफ टारगेट जीन बिफोर नॉर्मल जीन इनिशिएशन टाइम। हर जीन का कभी कभी प्रकट होने का टाइम होता है। जैसे अपने बोलना, उठना, बैठना, जैसे वो हमारे माइलस्टोन्स होते हैं, वैसे डेवलपमेंट के भी ऑर्गन के माइलस्टोन्स होते हैं। तो उसी में अगर हम लोग उसको जो अगर जीन ट्रांसफर करें लेडी के बॉडी में, उसके अलग तरीके होते हैं। वो तो अभी ये इधर का ये बोलने का ये इधर ये इशू नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये अभी अपने को ये होप है, या तो बच्चा पैदा होने के बाद, अगेन एवरीवेयर बेसिक इज दैट यू मस्ट नो कि कौन सा जीन आप में डिफेक्ट है और इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जीन म्यूटेशन का मैंने आपको बताया कि ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब लोगों को जानकारी देने के लिए मैंने बहुत ही वैद्यकीय क्षेत्र में किताबें लिखी है, एक दो, तभी ये नॉन मेडिको के लिए लिखी है। लेकिन मुझे ऐसे लगा आगे अगर ये आगे हम जानकारी देंगे, लोगों के तरफ पहुंचना है, तो अभी हमने मेरी सहकारी जो है डॉक्टर मिसेज उज्ज्वला, वो जो बुक की मेरी कंटेंट राइटर है, आप बोलो सब आर्टिकल्स लिखती है, स्लाइड बनाने में उन्होंने मदद की है। तो हमने ये ऐसा किताब लाया है, मेरे पूरे स्टाफ मेंबर ने जो केस स्टडीज थे हमने जमा किए, और ये प्रिवेंशन करके केस स्टडीज के हिसाब से हमने बताया है। तो सिर्फ डेफिनेसी नहीं, बहुत सारी बीमारी है जो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स की मेन ट्रीटमेंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। नाउ अभी अप्रोप्रिएट इंक्लूजन इज द की विच नाउ आपकी जो संस्था है बहुत काम कर रही है, और ये अपनी ब्यूटी क्वीन एक निशिता डुडेजा है, वो उन्होंने ऐसे मिस डेफ इंडिया के टाइटल जीते हैं। फिर ये रेस्टोरेंट है जो उनको जो ये करता है, ज्यादा करके मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको वो लोगों को ज्यादा करके प्रोत्साहन देता है कि वो जो सर्विस में हेल्प करे। दूसरे मुंबई बेस्ड एक कुरियर सर्विस है। तो ये संस्थाएं भी अलग अलग इसमें आके इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन एंड राइट्स फॉर फुल पार्टिसिपेशन का एक्ट 1995 जो फरवरी 1996 में आया, उस हिसाब से लोग आगे जाते हैं। अब पेरेंट्स with hearing impairment can hope to have normal child। उम्मीद से कोई पीछे नहीं है, लेकिन उसका जो अगर सही ढंग से जाएंगे तो आपको भी मदद हो सकती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग का मैं बहुत बार स्ट्रेस कर चुकी हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें हर एक बच्चे को कम से कम उनका अगर हियरिंग नहीं करेगा तो उनको हम लोग लैंग्वेज दे सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली इम्पोर्टेंट कम्बिनेशन, और वी आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनी अदर लिविंग एनिमल्स। बाकी कुछ नहीं। अभी देव डज नॉट मेक वन डम, जैसे बताया, देयर इज एबिलिटी इन एवरी डिसेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर हेमा, बहुत सरलता से आपने हमारे पेरेंट्स को जानकारी दी, और अब हम हमारे पेरेंट्स को अनुरोध करेंगे कि अगर इनको कोई प्रश्न चैट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट्स इन जेनेटिक्स? अभी जैसे मैंने एक वो फिगर दिखाई थी कि जो हमने सेल बताई थी, उसके अंदर में न्यूक्लियस था, उसमें क्रोमोसोम्स थे। सो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ हियरिंग डेफिशिएंसी मींस ऑडियोमेट्री से या इससे पता चलेगी, और फैमिली हिस्ट्री से फिर हम डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी जेनेटिक, सब जेनेटिक टेस्ट होती है और ब्लड सैंपल पे होती है। सिंपल ब्लड सैंपल एंड उसमें अलग किस्म के जीन्स हम लोग देखते हैं। वो जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो, वेरिएशन हो, तो जीन जो एक्सप्रेस करेगा वो ए के बदले, जैसे मैंने बताया स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो अपन एक वर्ड, अपने को अल्फाबेट्स मालूम है लेकिन अपन वही वर्ड यूज करके कोई गलत ही स्पेलिंग अगर लिख दे, तो ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो देखने के लिए कि हियरिंग के जीन्स में कौन सी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ATGC सब जब कंबाइंड होते हैं ना, जो वर्ड्स तैयार करते हैं उसमें, तो एक क्रोमोसोम्स की होती है, फिर उसकी जो जीन्स की होती है वो होती है, कभी कभी एंजाइम्स की लगती है, कभी कभी हार्मोन्स की लगती है, और सभी के पीछे अपने को उसका जीन्स देखना बहुत जरूरी होता है। So our daughter is very young yet, but we want to know that after her marriage, what about her kids? So for this, which tests we can do, and shall we wait for her to attain 20 plus age, or we can do now at 6 years of age? Yes, we can do at any stage. 6 years of age। अभी उनको कभी से वो तकलीफ हुई है सुनने की? I think ये birth से ही होगा, I mean तो वो क्लिनिकल इवेल्युएशन और वो ऑडियोमेट्री टेस्ट करने के बाद हम लोग राइट टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे नहीं कि वो नई तरह से बाद में आएगी,
हियरिंग डेफिशिएंसी या बढ़ेगी, या ऐसे तो कौन से टाइप का है, प्रोग्रेसिव है, नॉन प्रोग्रेसिव है, न पैदा उसको होने। या वो बच्चे को हियरिंग लॉस है अभी। हाँ समझ गई मैं, हाँ, लेकिन उसका प्रोग्रेसिव है या पैदाइशी पहले से ही वो कभी सुन नहीं पाया, सो वो नॉन सिंड्रोमिक होगा। उसके कोई एसोसिएटेड किडनी या थायराइड का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो फिर सिंड्रोमिक होगा। तो हम उसके बच्चे के लिए जब सोच रहे तो हमें इनहेरिटेंस कैसे होगा, वो भी हम लोग जीन्स से वो देख सकते हैं। लेकिन पहले उसका डायग्नोसिस, प्रिसाइज जेनेटिक डायग्नोसिस जरूरी है। कभी कभी उसी के साथ उनके पेरेंट्स का भी करना पड़ता है। यहाँ ये कहाँ की जाती डू दीज टेस्ट? Of course, it is available at our center in Mumbai. यस। All the genetic tests related to deficiency or any other defects, which we have been doing for 40 years. हेलो, मेरे मेरे और मेरी वाइफ में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं, और फिर भी हमारा बच्चा जो है उसमें हियरिंग लॉस आया, वो किस किस कैसे आया होगा? Okay. अभी कौन सी जेनेटिक टेस्ट आपकी की थी? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग वो की थी, उसके ऊपर वो वो तो तय नहीं होगा। की। हाँ ओके ओके। हाँ, क्योंकि वो है ना कि अगर एक प्रिलिमिनरी टेस्ट की होगी तो एडवांस टेस्ट में आएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी हम बोलते हैं कि एग और स्पर्म में कोई जीन का म्यूटेशन होता है, या दोनों में आप में दिखने में कोई हियरिंग, आप दोनों की भी ऑडियोमेट्री हुई है, ना, नहीं हुई क्योंकि मैडम 90% हमारी चिल्ड्रन आर बॉर्न टू नॉर्मल कपल्स, तो उनका भी हाँ जो हाँ। उसमें जो माइनर ये होगा तो इवेल्युएशन आप लोगों का भी होगा। हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर, ये है कि यस। क्वेश्चन नहीं है बट बताना चाहती हूँ। मेरी फर्स्ट बेटी डेफ है। फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के पहले मैंने रुबेला टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया। फिर मैंने वैक्सीन लिया और नेक्स्ट प्रेगनेंसी रखी है और सेकंड बेटी नॉर्मल है। हाँ, सो सिर्फ आप रुबेला लेके अज्यूम करते हैं कि सिर्फ रुबेला लेके होता है, तो कभी कभी देखो कि आपकी सेकंड दूसरी बच्ची है अभी नॉर्मल हुई है ना, तो आपके इसमें ऐसे लगता है कि वो रुबेला के वजह से हुआ होगा, क्योंकि निगेटिव था, आपको इन्फेक्शन हुआ होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी पे प्लान करते हैं ना, क्योंकि विजिटर्स को मिलने को जाने का, उनके घर में कोई बीमार है तो देखने के लिए जाने का, ये सब फर्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह वाला अपने हाथ में है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना। और तब कोरोना के वजह से अच्छा सीख गए ना कि नहीं जाना, इधर उधर नहीं मिलना। फिर भी उनका जेनेटिक इवेल्युएशन एक कर लेना बच्ची का, क्योंकि उसके फ्यूचर के लिए भी अपना देखना है कि भाई इज इट ओनली रूबेला और समथिंग एल्स इज आल्सो गुड आफ्टरनून मैम, किशोर हियर। किशोर सर। देयर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि होल एग्जाम सिक्वेंसिंग का जो टेस्ट होता है उसमें पूरी डिटेलिंग होती है डीपनेस के लिए? हाँ, उसमें पूरा जीन्स कवर हो जाते हैं। अगर वो सेंसरी न्यूरल ऐसे हो तो सबसे ज्यादा वही है, क्योंकि वही बिकॉज ज्यादा वजह होती है। हां, कारण लास्ट 3 पिढ्यांमध्ये आमचं काही असं हिअरिंग लॉस कोणाचं नाही आहे बरोबर. त्याच्यामुळे. तुम्ही तर केलंय का टेस्ट? नाही नाही, मला मी कन्सल्टेशन केलं होतं, पण मला करायचं आहे. हा मेडजनसोबत हा माझं बोलणं ऑलरेडी चालू आहे हा हा त्याच्यासोबत. तर तुम्ही बरोबर. जरा गाईड केलं तर बरं होईल, म्हणजे कसं कुठे करायचं, कारण आम्ही अहमदाबादला राहायला आहोत आता सध्या. बरं, मग तुम्ही काय करा, आमची ईमेल आयडी पण तुम्हाला मिळेल, तर तुम्ही त्याच्यावर तुमची पूर्ण केस हिस्ट्री आणि जे काय असेल ते पाठवलं ना, ओके. तर मग सल्ला देता येईल. आणि तुमचं क्लिनिकल, सगळीकडे क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन पाहिजे. एंड मैम थैंक यू। इसमें ये भी कंसल्टेशन के टाइम में मुझे ये भी कहा था कि अगर बेबी को जेनेटिक डिफनेस बता रहा है, ओके, तो उसमें बाद में फिर माइक्रो करके कुछ बोला था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि नहीं, मम्मी वो और माइक्रो एरेकर की एक टेस्ट होती है, वो टेस्ट जो होती है ना, जैसे मैंने बताया, वो स्टेप बाय स्टेप भी हम लोग जा सकते हैं ना। तो आपके ओके बच्ची में कोई उनको ऐसी सिम्टम्स लगे होंगे कि उसके माइक्रो एरे करना चाहिए, या और कोई दूसरे टेस्ट में आपका रिजल्ट नहीं आया है तो उसको आगे ओके जाना, क्योंकि करना है तो पूरा जो भी है उसके जो पैनल्स होते हैं वो करना जरूरी रहता है, क्योंकि अपन करेंगे ओके और एक मिस आउट हो जाएगा तो फिर उसका तो बहुत ही फिर ये है ना नुकसान आगे। ओके, मतलब अगर जेनेटिक डिफनेस बता रहा है तो मॉम एंड डैड का दोनों का भी करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, मॉम और डैड में है कि नहीं वो पहले देखेंगे, और फिर कौन सा जीन आप में रिसेसिव है, वो डबल डोज में गया है क्या बच्चे में, तो उसके लिए ओके फिर आपका करना पड़ता है ना, कि ओके नई मीन तरीके से ही आया है चेंज। राइट राइट, मतलब अगर जेनेटिक हुआ भी है तो मॉम एंड डैड का भी होगा, एंड अगेन बच्चे का भी आपको देखना पड़ेगा कि
किस तरह से बच्चे हुआ का है? पहले, बच्चे का पहले, बच्चे का पहले। इधर ओके रिवर्स जाते हैं हम। ओके ओके, या थैंक यू मैम, थैंक यू। हेमा जी, एक चैट बॉक्स में और एक क्वेश्चन है कि विच हॉस्पिटल्स इन मुंबई दीज टेस्ट्स आर अवेलेबल, हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड इट्स कॉस्ट्स आर वेरिंग एंड इट्स कॉस्ट। Cost can vary from 3,000 rupees to 30,000, 25,000 ऑन एन एवरेज होता है एक इंडिविजुअल का। पण ये जो है, और हॉस्पिटल्स में ज्यादा करके जेनेटिक सेंटर्स नहीं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में ही लेते हैं। प्राइवेट मतलब जैसे हमारे जैसे और एक दो संस्थाएं हैं जो मेडिकल जेनेटिक्स में ही उनका जो पैथोलॉजी नहीं नॉर्मल होती है, तो उनके यहाँ ही ये टेस्ट होती है। और टाइम उसका लगता है ज्यादा करके 3 वीक्स, 2 वीक्स टू 4 वीक्स, कोई भी, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। ओके, थैंक यू मैम। रोजलिन, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी, हाय डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं हाँ। एंड हमारा जो पहला बेटा है वो हियरिंग लॉस है और देन डायग्नोस हुआ ऑटिज्म आल्सो। हाँ। तो सेकेंड बेबी प्लान करना है, तो उसके लिए मैम कौन से टेस्ट एग्जैक्टली मुझे करवाने चाहिए? Again and again I am repeating that we require entire clinical evaluation। जो बच्चों के डॉक्टर ने देखा होगा वो सब देखने पड़ेंगे। ऐसे ऑफ हैंड ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि गलती हो जाती है। कोई भी टेस्ट हम बोलेंगे और जाके आप बोलेंगे ये टेस्ट बोला था करना है। और दूसरा ऐसा है कि 3 जनरेशन की हिस्ट्री, ये सब होगा। और ऑटिज्म का एक ऑटिज्म पैनल, क्योंकि ऑटिज्म कोई एक सिंगल जीन से ऐसे नहीं होता है, तो पैनल डिसऑर्डर होता है। तो ओके ऑटिज्म देखना है तो वो अलग से देखेंगे। हियरिंग ओके का अगर होगा उससे कनेक्टेड है क्या, वो भी देखेंगे। ओके। और मेरा और मेरे हस्बैंड का मैम जेनेटिक टेस्ट कौन सा होना चाहिए, मेरा और मेरे हस्बैंड डिपेंडिंग का? ऑन बेबी। सबसे पहले इंडेक्स केस हम इसे बोलते हैं, इंडेक्स ओके, केस इवेल्युएशन। वही इंडेक्स। से इंडेक्स केस मतलब आपका बच्चा आपकी इंडेक्स केस है। ओके, नहीं मीन्स उसका माइक्रो एरी हुआ मैम, तो माइक्रो एरी में सब नॉर्मल था, उसका हुआ। फिर हम लोग ने जेनेटिक डॉक्टर को कंसल्ट किया, सो शी हैज एडवाइज्ड मी फॉर होल एक्सोमिन सीक्वेंसिंग, हाँ, हम तीनों बराबर के लिए। वो बराबर। अभी हुआ है, लेकिन अभी तक मीन्स उन्होंने बोला 2 महीने लगेंगे रिपोर्ट आने हाँ को। हाँ हाँ। So because of first cousin, they are planning to go through some IVF treatment differently. ओके। तो वो बेहतर रहेगा मैम आपके अकॉर्डिंगली IVF ट्रीटमेंट थ्रू डोनर या व्हाट? जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था कि हाँ। अगर डोनर लेते हो तो डोनर का भी फुल स्क्रीन होना चाहिए। या क्योंकि आप में अगर जो जीन होगा, अगर आप डोनर एग लेना चाहते हो या स्पर्म लेना चाहते हो, उसके ऊपर है। लेकिन ये डोनर लेना वो तो सही है, लेकिन पहले आपको आपकी रिकरेंस रिस्क कितनी है वो ओके देखना चाहिए। अगर आपको रिस्क ये एक्सीडेंट हुआ हो या इसका कोई कनेक्शन नहीं हो, ऐसे अगर कुछ निकला तो फिर आईवीएफ करने की कोई पहले जरूरत नहीं ना गाय में। ओके 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 बट डॉक्टर। एनीथिंग यू प्लान, यू शुड प्लान। हाउ ओल्ड आर यू रोजली? आई एम 36। 36। तो फिर यस। मैटरनल एज के हिसाब से जो होता है ना, डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये भी हाँ एडिशनल टेस्टिंग आपको प्रेगनेंसी में करना पड़ेगा। या ओके, डाउन सिंड्रोम्स वगैरह। हाँ हाँ हाँ। ओके, इन सेकेंड प्रेगनेंसी इफ आई हैव इट। यस। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके। Okay. Ma'am, there's one question in the chat. मुझे रुबेला हुआ, मुझे हाँ था, हाँ। उस वजह से मेरी बेटी को हियरिंग लॉस है। हम्म, बेटी के बच्चे में हियरिंग लॉस आने के चांसेस है क्या? हमारी पूरी फैमिली में से किसी में भी 3 जनरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इसमें मैं एक, इनका नाम क्या है? वर्षा। हाँ वर्षा, वर्षा सुन रहे हैं ना? हाँ ओके, सॉरी। हाँ बट सुनते होंगे ना? यस। हाँ हाँ। Yes, yes, yes. सो वर्षा, ये ऐसा है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि रूबेला के वजह से होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जब तक मेडिसिन में कैसा होता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, तो रूबेला हम एज्यूम करते होता है। हर एक रूबेला वाले को भी हियरिंग डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन अगर ये इनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं निकला तो वी आर श्योर दैट इट इज बिकॉज ऑफ रूबेला। एंड बिकॉज इफ इट इज ओनली रूबेला, देन देयर इज चांस दैट she will it, but she should be herself for
अदर प्री प्रेगनेंसी जो चेकअप्स होते हैं ना, जिसमें हम लोग रुबेला, उसका खुद का रुबेला स्टेटस तभी देखेंगे कि वो इम्यून है क्या, इसमें IgG IgM ऐसे करके टेस्ट होते हैं। ओके ओके मैम, ओके, मतलब करना पड़ेगा उसका जेनेटिक इवैल्यूएशन। हाँ, नहीं करने से फिर हम वो तो ऐसे ही छोड़ दिया ना कि इन्फेक्शन और जेनेटिक दोनों भी हो सकता है ना, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना। ओके मैडम, ओके। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा किडनी स्टोन का लेजर ऑपरेशन हुआ था, उसके 2 महीने बाद ये फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, तो बच्चा मेरा हेयरिंग लॉस है, तो उसका भी जेनेटिक करना पड़ेगा क्योंकि हम सोच रहे हैं अब सेकंड चांस लेने का। तो अगर सिर्फ अच्छा लग रहा है। किडनी स्टोन जो जनरल होता है, वैसे वो किडनी स्टोन जो आपके किडनी के डॉक्टर हो गए, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो बताएंगे कि पहले ये किडनी स्टोन किस वजह से हुआ, ऐसे ही है, उसका कोई रीजन, जैसे आम लोगों को होता है कि कोई जेनेटिक डिसीज, जैसे मैंने बोला अल्पॉट, या कोई पॉलीसिस्टिक किडनी, या ऐसे कोई किस वजह से कोई और एसोसिएटेड जेनेटिक किडनी की बीमारी है क्या, वो पहले देखना है आप में। और वो जो फिर अगर ये कोई नहीं होगा, ये आपका एसोसिएशन नहीं होगा उससे, तो फिर वो उसमें कोई उसके वजह से कोई जाने का आपका रिसेसिव जीन, और रिसेसिव होगा तो बच्चे में एक्सप्रेस भी नहीं होगा ना। But by and large, any index case with hearing deficiency must have total screening to give you answer very confidently कि yes हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो 1%, 2%, 5% है, लेकिन आपको 1% भी 100% हो सकता है ना। जैसे मैंने बताया कि 2% रिस्क है, तो आप बोले कि अच्छा बहुत कम है, तो मुझे बोलना इजी है, बट आपके लिए 2% 100% हो गया पैदा अगर हुआ ऐसा बच्चा तो। मैम हम लोग एक्चुअली हमारे फर्स्ट बेटी में हियरिंग लॉस है एंड वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड, तो उसके पहले हमने अभी एक टॉर्च रिपोर्ट भी कराया है और एक जेनेटिक टेस्ट कराया है, तो एक्सोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट है, तो उसमें जो रिपोर्ट है उसमें सिंगल पेयर डिलीशन आया है, सिंगल पेयर डिलीशन ऑफ एक्सॉन 8, और टॉर्च रिपोर्ट में भी मेरा IgG और IgB जो था वो पॉजिटिव था। अभी कराया था तब, अभी तो क्या हम ये IgG पॉजिटिव था क्या IgM? IgG। IgG जब पॉजिटिव आता है ना, तो या तो आपको इन्फेक्शन ज्यादा करके, G मीन्स गुड क्योंकि आपको इम्यूनिटी उसकी होती है, तो प्रेगनेंसी के कौन से पीरियड में रनिंग उसमें M तो नॉर्मल आया है ना। हाँ, तो वो ज्यादा करके ये रिपोर्ट अभी किया है, प्रेगनेंसी के टाइम नहीं किया था। ये हाँ, अभी प्लान कर रहे हैं ना, उससे पहले ये टॉर्च हमें सजेस्ट किया गया था, तो ये किया था, अभी किया है। ये टॉर्च इन्फेक्शन है, वो अभी नहीं आया तो पहले आया हुआ होगा। आपने कुछ ट्रीटमेंट लिए है टॉर्च इन्फेक्शन के लिए? हाँ, अभी 3 महीने ट्रीटमेंट लिया है हमने उसका, तो अभी हम नेक्स्ट प्लान करें या आगे तो ये फिर अभी IgG तो वैसे ही होगा ना पॉजिटिव, क्योंकि इम्यूनिटी है। हाँ, बट अभी जेनेटिक इसमें सिंगल पेयर डिलीशन एक्सॉन 8 आया है, तो उसमें आया है आगे जेनेटिक टेस्ट एक्सॉन सीक्वेंसिंग, एक्सॉन हस्बैंड में, बच्ची में कि दोनों में? बच्ची का रिपोर्ट किया है ये। तो उन्होंने अभी पेरेंट्स का करने के लिए बोला होगा ना, उसका क्या लिखा है? बोला अभी तक नहीं, उसका जो सिग्निफिकेंस होता है ना, वो रिपोर्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट में वो लिखते हैं। हाँ, पैथोजेनिक, लाइकली पैथोजेनिक, बिनाइन, पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन। हाँ, पैथोजेनिक है, मतलब कि वो वजह है। तो अभी दूसरा करना है तो फिर आप लोगों का तो कैरियर स्टेटस देखना पड़ेगा ना। तो हम पेरेंटियल टेस्ट पे जाए या फिर कैसे? नहीं, हम प्लान करें इसलिए ऐसे डायरेक्टली बच्चे का करते हैं, बट रिपोर्ट ठीक से देखना पड़ेगा, उसके सब जो डिटेल्स होते हैं, ऐसे एकदम हाँ बोल नहीं सकते। ओके, तो हम साइमल्टेनियसली प्लान कर सकते हैं क्या? हम पुणे में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहाँ रहते हैं? हम पुणे में रहते हैं। तो पुणे में हाँ बहुत अच्छे जेनेटिक्स के डॉक्टर हैं, उनको पहले जिन्होंने किया टेस्ट करवाया, उन्होंने आपको समझाया होगा ना, रिपोर्ट एक्सप्लेन किया होगा। नहीं, अभी तक हम लोग गए नहीं, ये अभी मिला है हमको रिपोर्ट। हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट दिखाना। हाँ, क्योंकि एक बार बच्चा रह गया ना, तो फिर वो टाइम टेस्ट को आने, ये लगता है कोई सिंड्रोमिक अगर होएगा
और कोई बच्चे को प्रॉब्लम है? आपकी बच्ची है ना, उसको हाँ और कोई बच्ची है, प्रॉब्लम? और हमारे डायरेक्ट जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है नहीं, actually। उसको फिजिकली कोई या सिस्टमिक डिफेक्ट नहीं है? नहीं नहीं, बाकी नहीं। कोई सिंड्रोमिक प्रॉब्लम नहीं है उसको, सिर्फ अच्छा अच्छा, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हाँ हाँ, तो फिर उनको जरूर रिपोर्ट दिखाना। है। ओके ओके, थैंक यू। मेरा पहला बेटा है ना, वो नॉर्मल है। दूसरे बेटे में हेयरिंग लॉस आया है, तो उसके भी टेस्ट करनी पड़ेगी क्या कुछ और? हाँ, जैसे मैं बार बार वही बताना चाहती हूँ कि अभी सब टेस्ट अवेलेबल है, तो प्रिसाइज उसका कॉज जान सकते हैं किस वजह से हुआ है। क्योंकि जैसे आपको लगेगा कि पहले क्यों हुआ, रिलेशन में है, उस वजह हाँ, से तो हुआ। फिर वो 25% चांस हर प्रेगनेंसी में रहेगा, लेकिन वो रहेगा कितना रहेगा, कैसे रहेगा, उसके लिए फिर जांच होनी चाहिए। हमेशा जेनेटिक्स जो होता है ना, उसमें अफेक्टेड का इंडेक्स केस इवेल्युएशन सबसे जरूरी है। तो नहीं, ऐसे अभी प्लान तो कुछ करना नहीं है, जैसे मेरा ऑपरेशन भी फैमिली प्लानिंग, क्या हुआ नेक्स्ट? ऑपरेशन हुआ है फैमिली प्लानिंग का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं मतलब लेकिन उसकी आपका जो टेस्ट, नॉर्मल बच्चा है ना, हाँ उसके पहला लिए भी नॉर्मल बच्चा है। एक, हाँ, ये भी उसके लिए काम में आएगा ना, कि अगर मेरे भाई या बहन को अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों को आगे होगा क्या। हाँ तो नहीं मतलब उसके उसको उसकी टेस्ट करनी है कि ये पूछ रही थी मैं हाँ बच्चों हाँ की। हाँ हाँ हाँ, पहले अफेक्टेड, फिर उसका जीन देख के भाई अनअफेक्टेड बोलो, या पेरेंट्स अगर आगे बच्चा चाहते हो तो। आप तो नहीं चाहते तो नहीं बच्चे नहीं, का हमारा तो हाँ, फैमिली ऑपरेशन हुआ है फैमिली प्लानिंग का, लेकिन उसका जो मेरा छोटा बच्चा है उसको टेस्ट करनी है क्या? बिल्कुल करनी है। थैंक यू डॉक्टर हेमा, आपने बहुत सरलता से हमारे पेरेंट्स को जानकारी दी, और हमें भी ये अच्छा लगा कि हमारे पेरेंट्स भी ये प्रॉब्लम को लेके कितना जूझते हैं और कितनी टेस्ट उन्होंने करवाई है, और आपने उनको कितनी सरलता से उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट। थैंक यू वी कनेक्ट फातिमा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम। थैंक यू।